प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आपको इससे पहले वाला जो वीडियो था उसी क्रम में हम बात करते हैं अशोक के धम्म पार्ट 2। हम बात कर रहे थे अशोक का धम्म और उसका जो अगला पॉइंट इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे वह है धार्मिक सहिष्णुता और सब धर्मों की समवृद्धि। ये जो अशोक के विचार था धार्मिक सहिष्णुता अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी सोच और विचार है, दृष्टिकोण है कि अशोक ने अपने धम्म में जो उसने लोगों के सामने रखा है उसमें ये नहीं कि अशोक जो कहता है वही सही है। अशोक का कहने का तात्पर्य था, उसकी जो सोच थी, विचार था, वो ये था कि अपने ही मत, अपने ही संप्रदाय, अपने ही धर्म, अपने आचार विचार को श्रेष्ठ मानना और दूसरे धर्म संप्रदाय की आलोचना करना, निंदा करना ये सही नहीं है, बल्कि प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक धर्म संप्रदाय विचार आचार नीतिगत नैतिक सिद्धांतों मान्यताओं के प्रति उदार रहना चाहिए, सहिष्णु रहना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। आप देखते हैं कि ये चीज हमें जैन धर्म में महावीर स्वामी के जो अनेकांतवाद का जो शादवाद का सिद्धांत है उसमें परिलक्षित होती है, दिखाई देती है, जहाँ महावीर स्वामी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ही दृष्टिकोण से नहीं सोचना चाहिए बल्कि दूसरे के दृष्टिकोण से भी विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। हालांकि सीधा संबंध नहीं है, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों ये बात वही है व्यापक दृष्टिकोण की, न कि संकीर्णता की। हम बात करते हैं कि अपनी बात करते हैं, अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, अपने मत को श्रेष्ठ मानते हैं, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, मैं कर रहा हूँ वही श्रेष्ठ है, दूसरा कर रहा है वो गलत है, निंदनीय है। अतः अशोक का जो धम्म है उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों की सार वृद्धि, अर्थात उनमें वृद्धि, उनमें विकास की वो संभावना देखता है और उनका सम्मान करने की सलाह देता है। अशोक अपने शिलालेख में, जो 12वां शिलालेख है, उस शिलालेख में कहता है कि अवसर विशेष पर अपने धर्म की प्रशंसा करना, बड़ाई करना, दूसरे धर्म की निंदा करना ये अनुचित है। अतः प्रत्येक मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि जो अपने ही धर्म की प्रशंसा करता है, उसी की बड़ाई करता है और दूसरे धर्म की निंदा करता है, वह अपने ही धर्म की हानि करता है और उसी का नुकसान करता है। ये अशोक का मानना था कि दूसरे धर्मों की निंदा करने वाला अंततः अपने ही धर्म की हानि करता है। दूसरे अशोक की मान्यता थी कि प्रत्येक धर्म या संप्रदाय के लोग एक दूसरे को अपने धर्म की बातों को सुनानी चाहिए और दूसरे के धार्मिक विचारों को, बातों को सुनना चाहिए। अर्थात अपने सभी धर्म के लोग आपस में एक दूसरे की सुने और अपने धर्म की बातों को सुनाएं। तीसरी बात अशोक का जो विचार था कि सभी धर्म के अनुयायी, मानने वाले एक दूसरे के साथ समानता के साथ रहें, प्रेम के साथ रहें और एक दूसरे के विकास में, एक दूसरे के उत्थान में, समृद्धि में समभाव से रहते हुए एक साथ रहें, एक दूसरे के कल्याण के लिए कार्य करें। तो अशोक का जो धार्मिक सहिष्णुता या सभी धर्मों की सार वृद्धि है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी, बहुत बड़ी व्यापक सोच का परिणाम थी।
अगला जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं हम। अशोक का धम्म एक व्यावहारिक सत्य है। धम्म एक व्यावहारिक सत्य है, अर्थात हम बात करते हैं केवल सिद्धांतों की, आदर्श की, मान्यता की, लेकिन सैद्धांतिकता अलग चीज है और व्यावहारिकता अलग चीज है। सिद्धांत आदर्श हो सकते हैं, काल्पनिक हो सकते हैं, मानने की बात हो सकती है, दूर दिखाई देने वाली एक चीज हो सकती है जिस पर हमें चलना चाहिए, लेकिन क्या उस पर चले, क्या उस पर प्रैक्टिकली रूप से, व्यावहारिक रूप से उस पर अमल हुआ, यही पक्ष है व्यावहारिक। तो सबसे जरूरी है व्यावहारिकता। तो अशोक का धम्म कोई सैद्धांतिक धम्म नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है कि एक आचार शास्त्र लोगों के सामने रख दिया अशोक ने कि सभी जीवों पर, मानव मात्र के नहीं बल्कि सभी जीवों के प्रति कल्याण की भावना रखनी चाहिए। बड़े बूढ़ों का, ब्राह्मणों का, सन्यासियों का, निर्धनों का, छोटों के प्रति स्नेह, आदर, सम्मान रखना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। अपनी प्रजा, एक शासक के लिए अपनी प्रजा को संतान समान मानते हुए उनके आध्यात्मिक, पारलौकिक, उनके जीवन, भौतिक, सभी उनके जीवन के उत्थान की, कल्याण की भावना रखनी चाहिए। तो क्या सोचने से वो पूरा हो जाता है? एक सिद्धांत में, एक आदर्श में तो अपन मान लेते हैं। तो अशोक का धम्म ऐसा नहीं है कि अशोक ने एक आचार शास्त्र लोगों के सामने रख दिया, धम्म का विचार लोगों के सामने रख दिया और जिसका व्यवहारिक जीवन से कोई संबंध न हो, बल्कि उसका जो धम्म है वो पूरी तरह से व्यवहारिक है। न केवल उसने अपनी प्रजा के लिए अपेक्षाएं की, बल्कि स्वयं भी इसका अनुसरण किया। उसने उन सभी चीजों को जो प्रजा के सामने रखी, अपनी प्रजा के कल्याण के लिए वो जो चाहता था कि मेरी प्रजा इसका अनुसरण करे, स्वयं अशोक ने उसका अनुसरण किया, उस पर चला। जैसे हम देखते हैं कि जो उनकी पाकशाला थी, जहाँ खाना बनता था, वहाँ पर जब बौद्ध कलिंग युद्ध के बाद, बौद्ध धर्म के प्रभाव में आने के बाद अशोक ने जो मांसाहार के लिए पशु की हत्या की जाती थी उनकी संख्या 3 कर दी। बाद में बुरी तरह से उस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद धम्म विजय की बात करते हैं तो अशोक ने सदैव के लिए शस्त्र विजय, धम्म विजय, शस्त्र विजय यानी सैनिक विजय के स्थान पर धम्म विजय की नीति पर चलने का ऐलान किया। तो उसने अपने जीवन में इसको व्यावहारिक रूप से अपनाया। उसने शस्त्र विजय को वास्तव में त्याग दिया और वो धम्म के मार्ग पर चला। इसके अलावा अशोक ने अन्य जो बातें लोगों को कही बताई हैं, उनको प्रैक्टिकली रूप से अपने जीवन में व्यावहारिक रूप दिया। इसलिए अशोक का धम्म व्यावहारिक है और वो सबसे बड़ी चीज है व्यावहारिकता। उसको अपने जीवन में भी उतारा, व्यवहार में लागू किया। अगला पॉइंट है धम्म एक शासी सिद्धांत, यानी धम्म एक शासकीय सिद्धांत, राजकीय दस्तावेज, राजकीय जो सोच, राजकीय या शासकीय उद्देश्य बन गया, लक्ष्य बन गया, जिसका विचार बन गया राज्य का, उसको एक राज्य का तत्व बना दिया, उद्देश्य बना दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। अशोक ने अपने संपूर्ण राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवेश को धम्म की चेतना से अनुप्राणित करने की कोशिश की। उसने जीवन के हर क्षेत्र में धम्म या नैतिक संहिता को शासीय सिद्धांत और नियंत्रक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठापित करने तथा राजनीति और सभी मानवीय क्रियाकलापों को आध्यात्मिक रूप देने का प्रयास किया। अशोक ने व्यक्तिगत आचार शास्त्र को राजकीय शासकीय आचार शास्त्र के रूप में परिणत कर दिया।
ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात थी। अगला जो पॉइंट है महत्वपूर्ण वो ये है कि अशोक का धम्म में धम्म विजय की जो धारणा थी, अवधारणा थी, अपने आप में अकल्पनीय, अति महत्वपूर्ण, असाधारण सिद्धांत है। धम्म विजय एक मौलिक सिद्धांत है, एक मौलिक सोच है। किसकी? अशोक की। इससे पहले किसी भी धर्मशास्त्र में, किसी भी धर्म ग्रंथों में कोई धम्म विजय का उल्लेख नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी व्यापक सोच का परिणाम है। एक ऐसा सिद्धांत है जो अशोक ने लोगों के सामने रखा, एक आदर्श प्रस्तुत किया इस शासक के लिए कि सैनिक विजय, शस्त्र विजय वास्तविक विजय नहीं है, बल्कि धम्म की विजय, धर्म की विजय वास्तविक विजय है। अब ये कल्पना कहाँ से आई, ये सोच कहाँ से आया, ये विचार कहाँ से आया कि उसकी अद्वितीय सोच, एक असाधारण और मौलिक उसकी जो सोच थी उसका परिणाम थी शस्त्र विजय। शस्त्र साम्राज्यवादी शासक की तरफ ले जाती है, लेकिन अशोक उनसे अलग था। अशोक की साम्राज्यवादी था, लेकिन शस्त्र सैनिक विजयों का साम्राज्यवादी नहीं था, वो धम्म साम्राज्यवादी था। धम्म साम्राज्यवाद की अवधारणा का पालक, जन्मदाता, जननायक नेता था। अशोक के लिए धम्म विजय क्या थी? धम्म विजय की जो अवधारणा थी उसका अर्थ क्या था? अशोक के लिए 13वें शिलालेख में अशोक कहता है कि यही प्रधान विजय है जो धर्म विजय है। सर्वत्र देवानाम प्रिय की धर्मानुशास्ति पालन किया जाता है, वहां भी जहां देवानाम प्रिय के दूत नहीं जाते। धम्म विजय की अवधारणा का अर्थ है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो स्वदेशी हो चाहे विदेशी, वहां पर धम्म के आचरण को लोकप्रिय बनाना, उसका प्रचार प्रसार करना, यही धम्म और वहां पर धम्म विजय को सुनिश्चित करना, लोकप्रिय बनाना। तो अशोक के लिए धम्म विजय एक अद्वितीय सोच का परिणाम है, एक उसकी मौलिक सोच का परिणाम है। अशोक स्वयं कहता है अपने 13वें शिलालेख में कि धम्म विजय, सैनिक विजय, शस्त्र विजय वास्तविक विजय नहीं है, बल्कि धम्म की विजय श्रेष्ठ विजय है। अतः मैं मेरे पुत्र पौत्रों से भी यही कहूँगा, यही आग्रह है, यही आदेश है, यही निर्देश है कि वो शस्त्र विजय को वास्तविक विजय ना समझें, बल्कि धम्म विजय को ही वास्तविक समझें। इस प्रकार हम देखते हैं कि अशोक ने अपनी असाधारण प्रतिभा, मौलिकता, व्यावहारिक सोच, सार्वभौमिक सोच, सर्व कल्याण की सोच को देखते हुए अपनी प्रजा और एक शासक के रूप में एक अद्वितीय योगदान है। उसकी जो धम्म को जो लेकर जो अवधारणा है या धम्म को लेकर जो एक विचार शास्त्र है, आचार शास्त्र है, अपने आप में एक अद्भुत है, अकल्पनीय है, असाधारण है और सबसे बड़ी चीज़ है मौलिक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है सर्व कल्याण, सभी के कल्याण,
सभी के उत्थान, न केवल मनुष्य बल्कि प्राणी मात्र के कल्याण की जिसमें कामना की गई है। एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी सोच और एक अद्वितीय विचार और सोच रखने वाले सम्राट की एक अद्वितीय देन है। धन्यवाद।